नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा नैस्डैक, एशिया की मजबूत शुरुआत। आज से शुरू होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर बाजार की नजर। देश भर में लागू हुआ रेरा कानून, लेकिन अभी सिर्फ 12 राज्यों के घर खरीदारों को मिलेगा फायदा। बाकी राज्यों ने अब तक नहीं बनाए नियम। अप्रैल में ऑटो कंपनियों ने दर्ज की 16% ग्रोथ। मारुति की कुल बिक्री 20% बढ़ी तो आयशर की बिक्री में 25% का इजाफा। एफएमसीजी दिग्गज डाबर ने किया निराश, आय 5% घटी, मार्जिन्स पर भी दबाव। लेकिन मैरिको से अच्छे नतीजों की उम्मीद, मुनाफे में 14% बढ़त संभव। और आज फोकस में रहेगी फार्मा कंपनियां। औरबिंदो और डॉक्टर रेड्डीज के प्लांट के लिए यूएस एफडीए की आपत्तियां जारी, लेकिन स्ट्राइड शासून को राहत। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जी हां, कल सोमवार को महाराष्ट्र डे के चलते मार्केट्स बंद थे, तो आज हमें एक नहीं 2 दिनों के ग्लोबल संकेत पहुंचाने हैं। शुक्रवार को जैसे अमेरिकन मार्केट में कामकाज किया और साथ साथ सोमवार का जो कामकाज था। आपकी स्क्रीन पर पहले एसजीएक्स निफ्टी आएगा, वो दिखा रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग होने के इंडिकेशंस हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर मैं एडजस्ट करूं 2 दिन के संकेत और हमारे फ्यूचर्स को, तो शायद ऑलमोस्ट 25 से 30 पॉइंट के उछाल के ये इंडिकेशंस हैं अगर मैं 2 दिनों की नेट क्यूज देखूं। और जहां तक संकेत आज की बात है, एशिया हरे निशान में, अमेरिका में फ्लैट से मजबूती के साथ कामकाज, नैस्डैक अब तक के उच्चतम स्तरों पर था, तो अच्छा मोमेंटम ट्रंप साहब की तमाम पॉलिसीज के चलते। क्या हुआ इन 2 दिनों में समझेंगे अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से, लेकिन पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट से एडिटर अनिल सिंघवी की कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यानी कि अनिल, क्या मानते हैं आज बाजार में किस तरह की रणनीति हो? जिस तरह से शुक्रवार को एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा आया है, अपफ्रंट बता दूं आपको 1150 करोड़ रुपए के आसपास एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है, और उसी के चलते अनिल मानते हैं शायद उसके चलते ऊपरी स्तरों पर आपको भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिलेगा। अनिल सिंघवी और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट किरण जाधव से करेंगे आगे बातचीत, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट, और एक नहीं 2 दिनों के क्योंकि क्यूज पहुंचाने हैं। तो मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जोड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्ते की शुरुआत किस नोट पे होगी? मेरे लिए संकेत कैसे? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए संकेत बुरे नहीं कह सकते आप, क्योंकि वहां जिस तरीके की हैपनिंग हो रही है उसमें 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ट्रंप साहब ने एक ताजा बयान दिया है कि वहां जो बहुत बड़े बैंक्स हैं उनको वो डिमर्ज करेंगे, उसमें से कुछ चीजें अलग करेंगे, प्योर बैंकिंग अलग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग, तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग टाइप की चीज वहां बन रही है। इनके इस बयान से शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में बैंक शेयर्स में तेजी देखने को मिली। तो एक थीम वो प्ले कर रही है कि ट्रंप की तरफ से रोज नए बयान आ रहे हैं। आप छुट्टी में थे उस समय, आपको बता दूं बहुत बड़े ऐलान किए गए टैक्स रिफॉर्म के, और वो जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो घटा के 15% के आसपास ले आ गया। तो वो सारे ऐलान जो रोज हो रहे हैं उससे मार्केट क्यों ले रहा है। और दूसरा, एक वहां पे फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में बिल्कुल ये नहीं तय होना कि रेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्यूज यहां से मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है उससे आपको जून के बारे में जो बैठक होने वाली जिसमें रेट पे फैसला होगा उससे एकदम सर्टेनिटी हो जाएगी 2 दिन बाद जो इसका आउटकम आएगा। तो ये जो 2 थीम प्ले कर रही है। एक तीसरी थीम जो जियोपॉलिटिकल, वो अभी भी तनाव बना हुआ है। कोरिया की तरफ से लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और उसका स्टैंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट बना हुआ है। तो इन तीनों क्यूज के बीच में आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, वहां पे गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वहां के जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज के नतीजे बहुत बेहतरीन, ओल्ड इकोनॉमीज के नतीजे बहुत बेहतरीन। इस वजह से वहां का बाजार अपने स्ट्रेंथ को बनाए हुए है, वहां कोई सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ हल्की फुल्की कहीं कहीं आपको पॉकेट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। इसलिए बाजार के संकेत अगर आप अमेरिका से ले रहे हैं तो वो बेहतर कहे जाएंगे। एशिया की या इमर्जिंग मार्केट की अपनी हो सकती है, कुछ घरेलू हो, लेकिन ग्लोबल क्यूज बिल्कुल खराब नहीं है। छुट्टी पर जरूर था, लेकिन रोज आपको सुनता था, तो मार्केट को मैं ट्रैक कर रहा था आपके साथ साथ। हाँ, तो हमारे लिए संकेत पॉजिटिव है, जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे थे। 2 दिनों के संकेत अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ट्रंप साहब के लगातार जो डूइंग्स हैं या जो बयान है उससे अमेरिकन मार्केट्स को फायदा मिलता हुआ। वहां पे बैंक्स को तोड़ने की बात करी जा रही है, और आपको याद होगा जब वो तमाम बैंक क्रैश हुए थे अमेरिका में, तो एक बड़ा स्टेटमेंट आया था, टू बिग टू फॉल। इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, तो उन्हें तोड़ने की बात करी जा रही है। तो शायद बाजार उसको भी एक पॉजिटिव स्टेप ले रहा है।
तो नेट क्यूज पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे इस समय कामकाज करता हो तो मेरे कंफर्ट जोन में अभी भी वो बना हुआ है। और आज से अमेरिका में 2 दिनों की फेड मीट की शुरुआत होगी, एफओएमसी बैठक, जिसका आउटकम कल देर शाम भारतीय समय अनुसार, और मेरा रिएक्शन गुरुवार को सुबह भारतीय बाजार दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, शुक्रवार को थोड़ा सा ठंडा पड़ा था बाजार, 1/3% के आसपास का दबाव था। 9300 के लकीली हमने ऊपर जरूर क्लोज करा, 9304 के आसपास के लेवल्स थे, पर ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट था। तो मिड कैप्स में 1/3 से आधे % का उछाल था, स्मॉल कैप्स 2/3% की मजबूती दिखा रहे थे। हाँ, वो एफआई की बिकवाली जो शुरुआत में भी अनिल की कोर्ट प्लेट के टाइम पे मैंने आपको बताया था, 1150 करोड़ रुपए एफआई ने बेच दिए थे, वो मूड बिगाड़ने वाली बात। हाँ, डीआई की तरफ से बाइंग कंटिन्यू होती हुई, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक 1600-1700 करोड़ रुपए के आसपास की उनकी शुद्ध खरीदारी भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सेशन में। आज का सेशन कैसा होगा, ये हफ्ता कैसा पैन आउट हो सकता है, मेरे लिए आज रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत करने के लिए सीएनबी सेवास के मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी शुरुआती कोर्ट प्लेट पढ़ रहा था, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिलेगा, तो मेरी रणनीति क्या हो, ऊपर के लेवल्स पे बेच के चलूं या ऊपर के लेवल तक बाजार जाएगा, एक खरीदारी करने का भी मौका बनता है सर? गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। और वैसे तो अभी तक बाजार में कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जिसकी वजह से ये कि सोचें कि बाजार कमजोर हो जाएगा या यू टर्न ले लेगा। और शुक्रवार को भी कमजोरी के बावजूद 9300 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती। तो ऐसे तो अभी तक का कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 9250, 9350 ये ट्रेडिंग रेंज है, जिसमें अगर बाजार थोड़ा समय बिताए तो गलत नहीं है। हाँ, इसके पार जिस तरफ निकले उस तरफ एक बड़ी तेजी की या बड़ी मंदी की संभावना बनती है, थोड़ी कमजोरी की संभावना बनती है। तो आज जिस तरह से एशियाई बाजार रिकवर करते हुए दिख रहे हैं, तो संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में या तो शुक्रवार का लो या फिर 9250 उसे स्टॉप लॉस समझना चाहिए। और एक बार की अगर आज फिर से निफ्टी ने नए हाइस को क्रॉस किया तो फिर उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है। और फिर इस हफ्ते के लिए आगे चलते हुए टारगेट 9500 के आसपास के हो सकते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन निफ्टी से ज्यादा कहीं बेहतर और मजबूत बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। रोल ओवर्स भी बड़े दमदार जबरदस्त हुए हैं बैंक निफ्टी में। और शुक्रवार को भी आप देखिए बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी मजबूती दिखाई और निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया। तो वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस खरीदारी करने का ज्यादा है। 22,150 बैंक निफ्टी पर मेरा स्टॉप लॉस से 22,500 का टारगेट है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहने की राय इसलिए, एक तो आपने जो कैश मार्केट के आंकड़े कहे एफआईज के, वो बिकवाली के हैं। दूसरा, वायदा कारोबार में भी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों ही एफआईज ने बिकवाली की है और बड़ी बिकवाली की है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखे। तो ऐसे में डिप का इंतजार करें, बहुत गैप से खुल जाए तो आराम से बाजार को सेटल होने दें और उसके बाद खरीदें। लेकिन इस वक्त जो माहौल दिख रहा है एशियाई बाजारों का, उसको देखते हुए लगता है कि बाजार दमदार और पॉजिटिव शुरुआत करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं भारतीय बाजारों में, हाँ, क्योंकि एफआई की सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, तो ऊपरी स्तरों पर शायद आपको दबाव देखने को मिले। तो निफ्टी में एक दायरा है 9250 से 9350 के आसपास का, इस 100 पॉइंट की रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना होगा। लेकिन निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नजर आती है, उसको खरीदारी करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और वैसे शुक्रवार को हमने देखा भी था, सरकारी बैंक्स टॉप परफॉर्मर थे, तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है वहां पर। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण जाधव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। kiranjadhav.com, किरण मैं जब छुट्टी पे गया था उससे पहले तो ये वेबसाइट थी नहीं, नया कामकाज शुरू कर दिया सर आपने? नहीं आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कंपनी का रीनेमिंग हो गया है, बाकी कुछ नहीं है। अरे वाह, अच्छा क्या करूं बाजार में सर आज? रेंज में रहेगा बाजार, 9270 ऑन द लोअर साइड, 9360 ऑन द हायर साइड, यही रेंज रहेगा। अगर गैप अप से खुलता है तो तेजी करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं रहेंगे। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी। 9260 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 9360 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं रेंज भी मोटा मोटी सेम ही है। अनिल भी 9250 से 9350 की बात कर रहे थे, किरण 9270 से 9360 के आसपास की। तो इस रेंज को प्ले अप करें। निफ्टी अगर लकीली फ्लैट खुलता है, वैसे 2 दिनों की डिस्काउंटिंग करूं तो शायद एक 20-30 पॉइंट का उछाल होगा, लेकिन अगर फ्लैट खुले तो खरीदारी करने के आप वहां पे मौके ढूंढें। अच्छा किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? हेडलबर्ग बाय करने की सलाह है। 134 का स्टॉप लॉस रहेगा, 144.50 पे टारगेट रखने चाहिए। ब्लू स्टार दूसरा स्टॉक रहेगा, 686 का स्टॉप लॉस, 722 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो निफ्टी फ्लैट ओपनिंग पे खरीदारी करने की सलाह, अदरवाइज अवॉइड करें अगर उछाल के साथ खुलता है। दोनों जो स्टॉक्स किरण ने दिए हैं, दोनों खरीदारी करने के मौके हैं, ब्लू स्टार
और हाइडलबर्ग सीमेंट, दोनों में खरीदारी करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण आपका धन्यवाद। और बाजार के कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस के आज के टॉप रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। केआर चौकसी सिक्योरिटीज का मानना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को खरीदें। 1010 का स्टॉप और 1034 के लक्ष्य के लिए। यूनजान एडवाइजरी का मानना है हमारा राजा बैटरीज, इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 880 का स्टॉप और 915 के लक्ष्य के लिए। और मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के कॉल जो है वो है डाबर को लेकर खरीदारी करने के मौके। 283 का स्टॉप है और 310 के टारगेट। तो जितने कॉल्स आए स्टॉक स्पेसिफिक वो सभी कॉल्स तो खरीदारी करने के मौके हैं। तो अनिल कह भी रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ ही नजर आती है बाजारों में। और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज टेक्निकल साइड पे तो बाय कोर्स है। लेकिन इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कौन से हैं वो स्टॉक्स इन न्यूज जो मेरे रडार पे रहेंगे। नीरज मेरे साथ बने हुए। नीरज बताएं। देखिए, ऑटो नंबर्स बहुत बेहतरीन है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत बहुत शानदार की है कंपनियों ने। उसमें मारुति, आयशर, स्कॉट जबरदस्त नंबर इन्होंने पेश किए। पिछले पूरे वित्त वर्ष में 9% का एवरेज था, इस बार 16% की शुरुआत हुई इस महीने से। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी अच्छी रफ्तार ऑटो कंपनीज की, जो तमाम शेयर आज आपके रडार पर रहने चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। डीसीएम श्रीराम पे नजर रखिए, इसके नतीजे बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने पेश किए हैं। इनका मुनाफा जो है 55 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ के आसपास आया है। और जो इनकी जो एबिटा है वो 125 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ है। मार्जिन में भी 4% का इजाफा। तो ये रिजल्ट के आधार पे इस कंपनी में आप एक अच्छी उछाल देख सकते हैं। थर्मैक्स को एक ऑर्डर मिला है $157 मिलियन यानी $15 करोड़ का ऑर्डर है अफ्रीका से। काफी बड़ा ऑर्डर है और इस स्टॉक में इस वजह से एक तेजी बन सकती है, तो रडार पर रहना चाहिए। लेकिन रेमंड काफी खराब नतीजे कंपनी ने पेश किए। लगातार इस कंपनी में तमाम दिक्कतें हैं, बहुत सारे इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं फिजूल खर्ची के। और शायद पता नहीं बाजार इसको कैसे ले, नतीजे बहुत बुरे हैं। 37% इनका मुनाफा गिर गया है, मार्जिन में गिरावट है। एवरी फंड पे आप देखेंगे तो नतीजे काफी कमजोर है। तो इसलिए रेमंड भी आपके रडार पर रहना चाहिए, यहाँ पे कमजोरी हो सकती है। 3 फार्मा कंपनियां स्ट्राइड शासन, अरविंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज को रडार पर रखिए, क्योंकि यूएसएफडीए के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो निकल के आए। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए 2-3 ऑब्जर्वेशंस गड़बड़ हैं, बाकी इन दोनों के लिए ठीक माने जा रहे हैं। तो ये तीनों ही स्टॉक आज अपने अपने आकलन के आधार पे आपको रडार पर रखने चाहिए। तो फार्मा एज अ स्पेस आपके रडार पर रहना चाहिए। हालांकि ये वो तमाम सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे। इनका कोई रैपअप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। जहां तक ऑटो नंबर्स की नीरज ने बात छेड़ी है, आगे मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ेंगी तो उनसे डिटेल में समझेंगे दरअसल ये बिक्री के आंकड़े कैसे रहे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बाजार आज रिएक्ट करेगा। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अंबुजा सीमेंट्स के तिमाही नतीजे आए। कंपनी की आय में 6% की ग्रोथ देखी गई। कैसे रहे कंपनी की ये नतीजे, इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ते हुए। वरुण हाय, गुड मॉर्निंग। अंबुजा सीमेंट्स नंबर्स कैसे थे, किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करूं आज स्टॉक में? देखिए, अंबुजा सीमेंट के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक कमजोर रहा है। हमारे अनुमान से ज्यादा मार्जिन पे करीब 300 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। लेकिन कंपनी के सेल्स वॉल्यूम ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। वहां करीब 3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एसीसी और अल्ट्राटेक के नतीजों के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद जो वॉल्यूम से वहां एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिलेगा, और इसी तरह का पॉजिटिव सरप्राइज वहां देखने मिला है। मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का काफी कमजोर रहा है। और कंपनी का कहना है कि बढ़ते कोक के प्राइसेस और इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस के कारण कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो कमजोर है। तो मिक्स परफॉर्मेंस है अंबुजा सीमेंट्स का। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक नजर आता है। अच्छा, ऑटो कंपनियों का कर्टन रेजर तो नीरज ने मुझे दे दिया था, लेकिन ऑटो कंपनियों की जो FY18 की बिक्री की शुरुआत हुई है वो जबरदस्त शुरुआत हुई है। खास तौर पे मारुति और आयशर मोटर्स के शानदार बिक्री आंकड़े आए हैं। पर ये नंबर्स कैसे हैं, कर्टन रेजर के बाद डिटेल शेयर करने के लिए मेरे साथ जुड़ती हुई सोनम मेहता। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ये नंबर्स? गुड मॉर्निंग आशीष और वेलकम बैक आशीष। सबसे पहले मारुति से ही शुरू करना चाहेंगे। बेहद ही मजबूत आंकड़े घोषित किए हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन को हर एक फ्रंट पर बीट किया है। कुल बिक्री में 19.5% की बढ़ोतरी हुई है। मदद इग्निस बलेनो से मिलती हुई दिखाई दी है, जहां पे कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में 40% से ज्यादा का बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वही टाटा मोटर्स के आंकड़े कमजोर है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री तो मजबूत रही, लेकिन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से मदद नहीं मिल पाई है। कुल बिक्री में तो 21% की गिरावट आई है। पैसेंजर व्हीकल्स की
की बिक्री में 23% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में 36% की गिरावट देखने को मिल रही है। हीरो मोटर्स के आंकड़े बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मार्च महीने में डिस्काउंट्स के कारण तो जबरदस्त बिक्री देखने को मिली, लेकिन अप्रैल महीना थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है। कुल बिक्री में 3.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े अब भी बेहद ही मजबूत चल रहे हैं। कुल बिक्री में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है आयशर मोटर्स का, वो अब भी कमजोर है, जहां पर 42% की गिरावट देखने को मिली है। वही एस्कॉर्ट से जबरदस्त आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल बिक्री में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कमर्शियल व्हीकल स्पेस ने दबाव बनाया है, पैसेंजर व्हीकल स्पेस से एक जबरदस्त आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ओके, तो मारुति, आयशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स नंबर्स अच्छे, टाटा मोटर्स की एक बार फिर से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस वीक, और हीरो मोटो उम्मीद के मुताबिक के आंकड़े। बाकी के ऑटो नंबर्स आज आते हुए नजर आएंगे, तो उन स्टॉक्स पे भी रडार पे रखेंगे, जैसे कि बजाज, टीवीएस मोटर्स वगैरह, महिंद्रा, इन सब के नंबर्स आने हैं। तो ये ऑटो एज अ पैक आज आपके रडार पे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज कैसे होगी कमाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। और आज की स्ट्रैटेजीज पे बात करने के लिए मेरे साथ अब जोड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति होगी सर, कहां बनेगा पैसा आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर हम देखें तो क्रूड में कंटिन्यूस एक वीकनेस का ट्रेंड बना हुआ है। क्रूड की सप्लाई इंक्रीज हुई है और क्रूड के ऑयल रिग्स काउंट इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्रूड में जो प्रेशर है वो अब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आज भी और पूरे हफ्ते के लिए भी क्रूड के अंदर बिकवाली का माहौल रहेगा, तो हमें लगता है क्रूड के अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं। इंट्राडे हमें लगता है 3100 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं और वीकली बेसिस पर 3000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लोअर लेवल से खरीदारी लौटी है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 1250 एक अहम सपोर्ट लेवल रहेगा, गोल्ड के अंदर इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में जो प्रेशर है वो लाइकली है कि कंटिन्यू होगा। 3100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और सोने में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए 28,700 के लक्ष्य के लिए। रुपया सर, क्या रणनीति वहां पर होगी, क्या डायरेक्शनल कॉल है? और देखिए, रुपीज में कंटिन्यूसली हमने एप्रिशिएशन देखा। हमने देखा था लास्ट वीक भी एप्रिशिएट होकर क्लोज हुआ था। हालांकि अगर हमें देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाउंस हुआ है, मगर फिर भी जो ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहेंगे। हमें लगता है कि डॉलर के अंदर, यूएसडी आईएनआर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 64.60 के आसपास। नीचे टारगेट करीबन 64.30 तक देखने को मिल सकते हैं। तो रुपए में जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो कंटिन्यू होगी। 64.30 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अनुज जी, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा ब्रोकरेज हाउसेज किन शेयरों में रणनीति रख रहे हैं आज के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया रेरा कानून पूरे देश में लागू हो गया है। रेरा कानून यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट बिना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के लॉन्च नहीं किया जाएगा। बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन किए प्रोजेक्ट्स की बिक्री नहीं शुरू होगी। प्रोजेक्ट्स पूरा करने में देरी होने पर पेनल्टी भरनी होगी और खरीदारों से जो पैसा मिलेगा उसका 70% कंस्ट्रक्शन वर्क पर खर्च किया जाएगा। इस तरीके से खरीदारों को कई तरह से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन रेरा का फायदा फिलहाल 32 में से सिर्फ 12 राज्यों के लोगों को होगा। केंद्रीय कानून के मुताबिक राज्यों को अपने यहां रेगुलेटर की नियुक्ति करनी है और रेरा के नियम बनाने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश ने ये दोनों काम किए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ ने अंतरिम रेगुलेटर और नियम बनाया है, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में सिर्फ नियम बनाए गए हैं। बाकी राज्यों में फिलहाल रेरा के बारे में नियम नहीं बन पाए हैं। तो मैंने प्रॉमिस करा था ब्रेक के बाद जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के आज रडार पर क्या है। सोनम मेरे साथ बनी हुई है। सोनम, बताएं। आशीष, अंबुजा सीमेंट से शुरू करना चाहेंगे, जिसके नतीजे मार्केट आज के बाद आए थे। सीएलएसए ने अपनी
आउट परफॉर्मेंस या फिर बिकवाली की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य को लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 215 से लक्ष्य को बढ़ाकर 220 का कर दिया है। मतलब मौजूदा भाव से 10% का डाउनसाइड उनको अब भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक नतीजे तो इनलाइन थे, लेकिन रियलाइजेशन या फिर मार्जिन फ्रंट पे एक बड़ा मिस दिखाई दे रहा है। वही यूबीएस ने भी अंबुजा सीमेंट पर अपनी बिकवाली की सलाह या फिर सेल की सलाह को बरकरार रखा है। लक्ष्य 200 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 19% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। डाबर पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 280 का दे रहे हैं, उनके मुताबिक नतीजों में एक मिस दिखाई दे रहा है और डाउनसाइड रिस्क काफी दिखाई दे रहा है। वही सीएलएसए ने डाबर पर अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 290 का दे रहे हैं। मैक्वारी ने डाबर पर अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 331 का दे रहे हैं। वही गोल्डमैन सैक्स पर कोलगेट की रिपोर्ट आई है, जहां पर कोलगेट के पेरेंट्स ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे 28 अप्रैल को। उनके मुताबिक इन नतीजों में इंडिया मार्केट्स के रूरल मार्केट्स पर काफी बड़ा एक रिस्क दिखाई दे रहा है, काफी सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं और उनके मुताबिक कोलगेट के वॉल्यूम्स में भारी गिरावट आ सकती है उनके तिमाही नतीजों में, और इसलिए गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बिकवाली की सलाह बरकरार रखी है। कोलगेट पर लक्ष्य 713 का दे रहे हैं। ओके, तो रियल एस्टेट एज अ स्पेस, वो रेरा कानून जो लागू हो रहा है उसके चलते, और इसके अलावा ये तमाम ब्रोकरेज की जो कॉल्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने चाहिए। अच्छा, एक बार आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा। मैंने शुरुआत में कहा था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, कल एक मार्केट हॉलिडे थी, तो हमें 2 दिनों के संकेत को बचाना है और इस समय 93.52 के लेवल्स पे कामकाज। फ्यूचर्स है 93.33 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अब 20 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस है। अगर मैं 2 दिनों के संकेतों को क्लब करूं तो उछाल के साथ शुरुआत होगी। आप घबराएं ना, जो लाल निशान देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर हाँ, ऊपरी स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी अब हल्का हल्का ठंडा पड़ता हुआ। जब मैंने एक्सपर्ट से बात करी थी तो उनका भी यही कंसर्न था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है भारतीय बाजारों में, अनिल ने स्पेसिफिकली कहा था, लेकिन जिस तरह से एफआईएस की बिकवाली इन लेवल्स के आसपास हो रही है इंडियन मार्केट्स में, जिस तरह से वायदा में बिल्डअप हो रहा है एफआईएस की तरफ से, उसको लेकर स्ट्रीट थोड़ी सी कॉशियस होगी, थोड़े से कंजर्वेटिव होंगे, या कह रहे हैं ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आपको इसलिए देखने को मिल सकता है। तो दोनों एक्सपर्ट्स, अनिल ने, किरण जाधव ने, दोनों ने कहा था एक रेंज है, उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है भारतीय बाजारों की तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। रेंज क्या है? 9250 से 9350 अनिल के हिसाब से, और मोटा मोटी किरण भी वही 9270 से 9360 के आसपास का वो दायरा है जिसके इर्द गिर्द भारतीय बाजार घूमेंगे। लेकिन शुक्रवार को आपको याद होगा सरकारी बैंक या बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस था, और सरकारी बैंक्स में तो गजब का मोमेंटम देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निफ्टी से ज्यादा कन्विक्शन, ज्यादा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में खरीदारी करने को लेकर है। अनिल का मानना था खरीदारी करें 22,500 के टारगेट्स के लिए। जहां तक ग्लोबल संकेतों की बात है, अमेरिका में हमने देखा फ्लैट से उछाल के साथ कामकाज, नैस्डैक वहां पर अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर क्लोज हुआ है, और जिस तरह से ट्रम्प साहब के बयान, कदम उठाए जा रहे हैं, उससे अभी भी वहां पे तूल पकड़ता हुआ मार्केट्स वहां के। अब वो बयान जो लेटेस्ट आए हैं कि वहां पे बड़े बैंक्स के ब्रेकअप की बात होना, उसका इंपैक्ट आपने देखा था नैस्डैक या बैंक्स में वहां पे देखने को मिला। जाते जाते एक बात और बता दूं आपको, आज से अमेरिका में एफओएमसी मीट यानी कि फेड की बैठक की शुरुआत होनी है। 2 दिनों की ये बैठक होती है, तो कल देर शाम भारतीय समय अनुसार उसका आउटकम भी आना है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे स्टॉक 2020।